हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्लानिंग। लास्ट सेशन में हमने प्लानिंग की टाइप्स में फिजिकल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की एंड आज हम इस सेशन में इकोनॉमिक प्लानिंग में करेंगे। प्लानिंग बाय डायरेक्शन, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट एंड पर्सपेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग होती क्या है। तो पहले हमने 4 टाइप्स की प्लानिंग है अपनी प्रीवियस सेशंस हैं इनमें कवर की हैं एंड आज 5th टाइप करते हैं प्लानिंग बाय डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन वर्ड क्या डिफाइन करता है कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग को हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हम कैसे डायरेक्ट करते हैं, इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो प्लानिंग कैसे करनी है एंड जो भी एंटरप्रेन्योर है वो कैसे काम करेंगे। बेसिकली जो प्लानिंग बाय डायरेक्शन होती है इसको हम सोशलिस्ट प्लानिंग भी कहते हैं। ऐसी प्लानिंग यूएसएसआर एंड चाइना है इसमें प्रिवेल करती है। तो प्लानिंग जब प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है एंड सारी की सारी प्लानिंग प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ना कर पब्लिक सेक्टर के थ्रू होती है। तो पब्लिक सेक्टर है उसके पास ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो ही ओनर होती है। तो गवर्नमेंट ही सभी के सभी रिसोर्स के डिसीजन लेने हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, इसकी डिसीजन सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। तो ये प्लानिंग बाय डायरेक्शन कहलाते हैं। सो इट इंप्लाइज अ सिस्टम वेयर प्लानिंग इज कैरिड आउट थ्रू कमांड्स, डायरेक्ट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो इसके थ्रू ही प्लानिंग की जाती है। एंड पहली बात, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते नहीं है। अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है तो उनका रोल बहुत ही निग्लिजिबल हो जाता है, उसको वही काम करना पड़ता है, उसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिसमें सरकार उनको डायरेक्ट करती है। तो इसको कहते हैं डायरेक्शन। तो ये किसमें सक्सेसफुल होती है, जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं इनमें बहुत सक्सेसफुली वर्क करती है। जैसे यूएसएसआर, ईस्ट वाइल रशिया है इसने प्लानिंग बाय डायरेक्शन को अडॉप्ट किया, चाइना ने भी इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया और इसके थ्रू ही प्रोग्रेस डेवलपमेंट की है। एंड इसमें जो डिसीजंस हैं, डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो स्टेट की अपनी प्लानिंग अथॉरिटी है, वो ही सभी के सभी डिसीजन लेगी। तो इस तरह डायरेक्शन दी जाती है, वैसे ही सारा प्रोडक्शन होती है। लेकिन इस डायरेक्शन की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। अगर हम कहते हैं प्लानिंग बाय डायरेक्शन, तो जैसे सेंट्रल अथॉरिटी चाहती है वैसे ही सारा काम होता है, उतनी ही प्रोडक्शन होती है, उन्हीं प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है। तो कंज्यूमर की सॉवरेंटी कहां गई? लैक ऑफ कंज्यूमर सॉवरेंटी। तो कंज्यूमर सॉवरेन नहीं है, कंज्यूमर को वही कंज्यूम करना पड़ेगा जो वहां की गवर्नमेंट प्रोड्यूस करी है। उनको तो इंपोर्ट कराने की भी परमिशन नहीं दी जाती है। तो कंज्यूमर की सॉवरेंटी खत्म हो जाती है, उसको अपनी अथॉरिटी जो उसकी सरकार चाहती है वैसे ही सब कुछ कंज्यूम करना पड़ता है। जो बहुत ही इनइलास्टिक है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इनइलास्टिक क्योंकि इसमें रिजिडिटी बहुत आ जाती है, अगर इसमें चेंज करना है बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट चाहिए, प्लानिंग एडवाइजर, एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, तो ये एक्सपेंसिव बन जाती है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद द टोटलिटेरियन रेजिम। तो इस तरह तो जिस सरकार की डिक्टेटरशिप है इसको डिफाइन करती है। क्योंकि हम डायरेक्शन की बात करते हैं, इसमें किसी को भी फ्रीडम नहीं दी गई है, ना ही एंटरप्रेन्योर को दी गई है, ना ही कंज्यूमर को दी गई है। तो सीधी सी मोनोपोली किसकी होगी? गवर्नमेंट की हो जाती है। एंड इसके ऑपोजिट एक आती है प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। तो ये जैसे टोटलिटेरियन रिजीम को डिफाइन करती है, इंड्यूसमेंट प्लानिंग ये डेमोक्रेटिक प्लानिंग कहलाती है। इंड्यूस करना मीनिंग हम क्या करते हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए उनको डायरेक्ट नहीं करना, उनको इंड्यूस करना है, उनको ऐसे हमने लालच देनी है कि वो उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करें। इसके लिए क्या किया जा सकता है, जैसे सब्सिडी दी जाती है एंड टैक्सेशन है इसमें रिलीफ दिया जाता है, तो वो उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी इसके थ्रू क्या करती है, एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर को कहती है आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। तो इसमें हम किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहे, हमने कहा अगर आप ये काम करते हैं हम आपको ये बेनिफिट देंगे, तो इससे अब आपकी मर्जी, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक प्लानिंग कहते हैं।
प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को बहुत फ्रीडम दी जाती है एंड प्राइवेट सेक्टर इज इंड्यूस्ड to act in a certain way according to set targets through the medium of price mechanism, monetary and fiscal measures। तो प्राइवेट सेक्टर को हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं कि आपको इसी वे से इसी सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारे टारगेट फुलफिल हो सके। इसके लिए हम कौन सी मीडियम यूज करते हैं, हमारे मीन्स हैं प्राइस मैकेनिज्म, मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स एंड डायरेक्शन में क्या था, कमांड्स, डायरेक्ट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस थी। इसमें हमने इंस्ट्रक्ट नहीं किया है, तो ये होगी इंड्यूसमेंट प्लानिंग। तो इसको हम डेमोक्रेटिक कह रहे हैं, जो सुटेबल है इन मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर इसमें हम प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्ट करते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है एंड इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी सेक्टर में हम इंड्यूस कर इन्वेस्ट करवा लेते हैं, तो ये बहुत ही सुटेबल होती है एंड बेस्ड ऑन परसुएशन नॉट ऑन कंपल्शन। मीनिंग जैसे एक बच्चा जिद्दी है, वो ये काम नहीं करना चाहता, अगर हम उसको प्यार से समझाए कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ये क्या है, अच्छा वे है। अगर हम उसको और मारेंगे, अगर हम उस पर जिद करने लग जाए कि वो समझ आएगा नहीं, तो उस पर कंपल्शन नहीं करनी, हमने उसको प्यार से समझाना है। तो इसी तरह ये प्लानिंग क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स को कहती है आप इस सेक्टर में आ जाइए, इस सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, इसमें हम आपको ज्यादा बेनिफिट्स देंगे, तो ये होगी इंड्यूसमेंट प्लानिंग। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एडुकेट इंसेंटिव्स, अगर हमारे इंसेंटिव्स जो दे रहे हैं वो एडुकेट ना हुए, प्राइवेट प्लेयर को लगा कि जी इंसेंटिव सफिशिएंट नहीं है, तो फिर वो वही करेंगे जो उन्होंने करना है। देन लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हम कहते हैं कि इंड्यूस करके हम कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर है वो अपने आप इन्वेस्ट करता है। अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ना करे, सरकार क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर है उनको इंड्यूस कर रही है, लेकिन फिर भी वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो इसका रिजल्ट बहुत ही कम होता है कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन की रेट कम हो जाती है। एंड डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई में डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर वो ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जिसकी प्रॉफिट ज्यादा है, जिसकी डिमांड ज्यादा है। कभी कभी क्या होता है, जो नेसेसरी गुड्स होती हैं इनकी सप्लाई कम हो जाती है, अगर सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो इन्फ्लेशन आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप आती है प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग एंड प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग। प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जिसमें हम एनुअल प्लान्स बनाते हैं, जिसमें हम छोटी छोटी प्लानिंग कर हम एक सेक्टर को, पूरी इकोनॉमी को कुछ टाइम में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसमें टारगेट्स आर डिटरमिन्ड फॉर द नियर फ्यूचर, हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए टारगेट है वो डिटरमिन करते हैं और उसी को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो ये होगी शॉर्ट टर्म प्लान। आपके टारगेट्स बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप टारगेट बनाए 1 वीक में आपने कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो ये कौन सी प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहलाती है। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड पर्सपेक्टिव प्लानिंग, इसको अगर हम फुलफिल करना चाहते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो कैसे अचीव होंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ ही होंगे। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या होती है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग ये रेफर करती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को, जी किसके ऊपर बेस्ड होती है, ऑन एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट। मीनिंग हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, इसके लिए हम देखते हैं हमारे पास आज के टाइम में एग्जिस्टिंग क्या हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। पर्सपेक्टिव प्लानिंग मान लो 20 इयर्स की कर ली, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा इलिटरेसी है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप 1 साल में 2 साल में इलिटरेसी खत्म नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम 20 इयर्स का टाइम पीरियड दे रहे हैं, हम एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज दे रहे हैं, इसके लिए टाइम लगता है। तो इन सब के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं, इनको अचीव किया जाता है। जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है 20 साल बाद, ऐसे नहीं होता, इसको आगे फर्दर स्प्लिट किया जाता है, इसमें एनुअल प्लान्स लाए जाते हैं, जैसे 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 5 इयर्स के लिए, हम इस तरह क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। मीनिंग हमने
20 साल में ये टारगेट फुलफिल करने हैं, लेकिन इसमें 5 सालों में क्या करेंगे, 1 साल में क्या करेंगे, ये सब कुछ हम पहले से ही डिटरमिन करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म से ही चलता है। आने वाला कल कभी ना कभी आज तो बनेगा ना, तो आने वाले कल के अगर हम देखे जाएंगे जब आएगा तब करेंगे, ऐसे तो हमारे टारगेट्स फुलफिल हो ही नहीं सकते। इसके लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है कि शॉर्ट टर्म में इसको स्प्लिट किया जाए, फिर जाकर हम प्लानिंग करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से ब्लूप्रिंट है ऑफ डेवलपमेंट टू बी अंडरटेकन ओवर अ लॉन्गर पीरियड। हम 20 सालों में क्या कुछ कर लेंगे, आप क्या अचीव करोगे, इसका एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है। अब आप आज जो हो 10 सालों बाद आप क्या होगे, आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि 10 सालों तक मैंने इतनी तरक्की करनी है, अपने आप में ये चेंज लेकर आना है। उसके लिए फिर आपने एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया, और उसके लिए आप शॉर्ट टर्म में क्या करते हो, उसके लिए वर्क करते हो। उसी तरह पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहलाती है। ये प्लानिंग डिवाइडेड होती है इनटू सेवरल शॉर्ट टर्म प्लान्स में। तो इस तरह हमारी पर्सपेक्टिव प्लानिंग है वो चलती है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग से क्या बेनिफिट होता है, हमारी इकोनॉमी की जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हम इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहें हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को हम 2 इयर्स में खत्म कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। पॉवर्टी को आप 2 इयर्स में खत्म कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 20 इयर्स लग जाए, 30 इयर्स लग जाएं। तो इसके लिए हमको प्लान बनाने की जरूरत है। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को 0 रेट पर लेकर आने चाहते हैं, पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहलाती है। हम कहते हैं 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन 2047 में आजादी के 100 साल के बाद हम एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे। ये प्लानिंग कौन सी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अभी 47 आने के लिए 24 इयर्स पड़े हैं, तो 23 फोर्स पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमने ये प्लानिंग की है, हम ऐसे करेंगे, हमने ये टारगेट अचीव करने हैं, और इसके लिए हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। हम 5 ईयर के प्लान किए हैं, इनको हमने फर्दर शॉर्ट टर्म में डिवाइड किया है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज। अगर हम 20 साल की प्लानिंग करते हैं तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव में पूरी तरह से अडॉप्ट करना, इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस भी आते हैं। साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज, हम कहते हैं अभी टाइम पड़ा है, जब आएंगे देख लेंगे। मान लो आपके एग्जाम है, आपको पता है अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, अभी 6 मंथ पड़े हैं, तो 6 मंथ में जब आएंगे तब कर लेंगे। आप आज से उसी तरह से पढ़ नहीं पाओगे। तो उसी तरह पर्सपेक्टिव प्लान में क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी, देन रिजिडिटी ऑफ द प्लान। हम कहते हैं हमने 20 साल में जो टारगेट अचीव करना है, टाइम चेंज हो जाए तो आप उसमें चेंज करोगे, कहोगे 20 सालों में जे करना था, आप कुछ भी नहीं करूंगा, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें प्लान को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन जब तक हम लॉन्ग टर्म का कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म में हम काम कैसे करेंगे। इसीलिए ये दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इस तरह आज हमने इसकी 2 टाइप्स की हैं, एंड नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम इंडिकेटिव प्लानिंग। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।